में जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि चुनावी राज्यों के लिए उन्होंने जमकर खजाना खोला है और खासकर बिहार के लिए पहली बार है जब बिहार के लिए इतना ज्यादा बजट में घोषणाएं की गई हैं, क्योंकि बिहार में आने वाले दिनों में वहां चुनाव भी है। मध्य वर्ग का भी खासा ख्याल रखा गया है और टैक्स लिमिट को बढ़ा दिया गया है। जो कर में टैक्स में इनकम टैक्स में जो छूट होती है उसकी सीमा को बढ़ा दिया गया है। निश्चित तौर पर इसमें भी दिल्ली में हो रहे विधानसभा चुनाव का असर दिखाई पड़ रहा है, उसकी झलक दिखाई पड़ रही है। लेकिन एक बात और भी है कि जिस तरह से तमाम बजट की बातें हैं, अगर उनको देखा जाए तो उनमें कांग्रेस नेता राहुल गांधी जिस तरह से अलग अलग प्रोफेशन के लोगों से मिलते रहे हैं, पिछले बजट में भी उसका असर दिखाई पड़ा था। इस बजट में भी उनकी उन मुलाकातों का असर सीधे तौर पर दिखाई पड़ रहा है। तो ये एक अच्छी बात कही जाएगी कि विपक्ष के नेताओं का ये दबाव किस तरह से काम आ रहा है कि बजट में और सरकार उन पर काम करने के लिए मजबूर हो रही है। तो बिहार को लेकर जिस तरह की बजट में बातें की गई है, बजट में क्या खास पहलू हैं, क्या मुख्य जो घोषणाएं की गई हैं, उन पर अमलेंदु जी निगाह डाल चुके हैं। लगातार उन्होंने देखा है, काफी लंबा बजट रहा, हालांकि इससे भी लंबा बजट निर्मला सीतारमण पढ़ चुकी हैं। लेकिन अमलेंदु जी जो खास बात देखने में आ रही है, चुनावी राज्यों और बिहार पर तो जमकर बौछार हुई है, बजट में खजाना ही खोल दिया गया है। हाँ बिल्कुल समीर जी, बिहार में जो है बाहर है बौछार है, बिहार की बौछार है, जो भी आप कहिए है, ये साफ तौर पर दिखाई पड़ रहा है कि चुनावी बजट है। अब इसको आप मध्यावधि चुनाव की आहट भी समझ सकते हैं और ये भी समझ सकते हैं कि दिल्ली का चुनाव और बिहार का चुनाव दोनों जो है इस बजट के केंद्र में दिखाई पड़ रहे हैं। हालांकि बिहार को जो घोषणाएं की गई हैं वो बजट के हिसाब से तो कही जा सकती हैं कि कुछ बड़ी घोषणाएं हैं, लेकिन उससे बिहार को सीधा कोई फायदा होगा ये अभी समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि जो भी घोषणाएं की गई हैं वो केंद्रीय पूल की घोषणाएं हैं। जैसे ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट होगा, पटना एयरपोर्ट, ये घोषणा की गई, तब वो तो केंद्र की अधीन रहेगा, उससे बिहार को क्या फायदा होगा। जो बिहार की मांग थी और जो नीतीश कुमार की मांग थी कि स्पेशल पैकेज दिया जाए, वो स्पेशल पैकेज जैसी अभी तक इसमें कोई चीज़ नहीं है। दूसरा, जो 32 पेज की नीतीश कुमार की चिट्ठी आई थी उसमें जिन्होंने मांगे की थी उन मांगों पर भी इसमें कोई ध्यान नहीं दिया गया है, लेकिन घोषणाएं बहुत बिहार के लिए की गई हैं। जैसे मखाना बोर्ड बनेगा, तो वो मखाना बोर्ड बनेगा, ऐसी मिथिलांचल की सारी जो है उसको लेकर घोषणाएं की गई हैं वहाँ के उद्योग के लिए। तो बहुत सारी घोषणाएं की गई हैं, लेकिन जो निर्मला सीतारमण ने अपना बजट भाषण की शुरुआत की उसमें उन्होंने कहा कि उनका फोकस ज्ञान पर है। और ज्ञान का मतलब उन्होंने बताया गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी शक्ति। ये उन्होंने मतलब जो सिनोनिम बनाने की जो परिपाटी है नरेंद्र मोदी ने शुरू की है कि आप झुंझुना पकड़ते रहिए, तो झुंझुना जो है वो ज्ञान का इस बार निर्मला सीतारमण ने इस बजट में पकड़ाया है। मतलब ज्ञान का मतलब वो ज्ञान नहीं है, विजडम नहीं है, उस नॉलेज नहीं है। हाँ, उस मामले में पूरी अज्ञानता है, लेकिन इसको ज्ञान बताया जा रहा है। ठीक उसी तरीके से जैसे विकलांग को दिव्यांग कर दिया, इसी तरीके से ये जो है अज्ञान को ज्ञान उन्होंने करने की कोशिश की है, एक तरीके से ये आप उसको कहा जा सकता है। दूसरा जो बड़ी घोषणा है समीर जी, वो ये है कि जो अंडमान निकोबार है उसको SEZ में जो लाने की घोषणा की गई, इसको लेकर सवाल उठाए कि ये अंडमान निकोबार को SEZ में लाने का पर्पस क्या है, इसका उद्देश्य क्या है। यानी कि साफ तौर पे जो अंडमान निकोबार का जो प्राकृतिक संपदा है उसको क्या प्रधानमंत्री के मित्रों को सौंपे जाने की तैयारी है, उसका विकास करके उसके बाद उसको तो इसको लेकर भी अब सवाल उठना शुरू हो गए। दूसरा जो एक और महत्वपूर्ण बात है समीर जी, वो ये है कि ये कहा गया कि साहब अगले 10 वर्षों का भारत की क्षमता जो है वो और संभावना, उसका विश्वास बढ़ा है, और अगले 5 वर्षों को सबका विकास को साकार करने के लिए सभी क्षेत्रों के संतुलित विकास को प्रोत्साहित करने के अनोखे अवसर के रूप में देखते हैं, ये वित्त मंत्री ने अपनी भाषण में कहा। लेकिन कुल मिलाकर जो एक और बड़ी घोषणा जो कही जा सकती है, जिसपे काफी ज्यादा विवाद हो सकता है समीर जी, वो है FDI इंश्योरेंस के क्षेत्र में बढ़ा दी गई है, और अभी तक वो 74% थी, वो 74% से बढ़ाकर उसको 100% कर दिया गया है। और समीर जी आपको याद होगा कि 2021 में ही जो ये कानून था, भारतीय बीमा कंपनियां विदेशी निवेश नियम 2015, इसमें संशोधन किया गया था और 2021 में इसको पारित किया गया, और FDI की सीमा 49% से बढ़ाकर 74% कर दी गई थी। और इसको लेकर तमाम जो बीमा
सेक्टर के संगठन हैं कर्मचारियों के, वो इसका लगातार विरोध कर रहे थे कि 49% से ज़्यादा इस क्षेत्र में FDI नहीं होना चाहिए। रक्षा अब ये पूरी तरह से विदेशी कंपनियां पूरा निवेश कर सकती पूरी हैं, तरीके से निवेश कर सकती हैं, पूरी तरीके से विदेशी कंपनियां यहाँ इसको कर सकती हैं, यानी कि ये क्षेत्र पूरी तरीके से विदेशी कंपनियों के हवाले कर दिया गया है। तो यह जो आशंका के बादल थे वो और ज्यादा बढ़ गए, बहुत ज्यादा बढ़ गए। और ये भी समझा जा सकता है समीर जी कि बीमा के क्षेत्र में जो बीमा कंपनियां हैं वो अधिकांशतः US की कंपनियां हैं, जो विदेशी कंपनियां हैं। तो डोनाल्ड ट्रंप की धमकी जो है वो भी शायद इस बजट पर कुछ असर करती हुई दिखाई पड़ती है, तो इसको लेकर भी चर्चाएं शुरू हो गई हैं।